हेलो दोस्तों, द गार्डन ऑफ जीएस चैनल में आपका स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब पार्ट 2 में 31 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में बताएं। ऑप्शन 1 है कच्चे माल, श्रम, बिजली, परिवहन और बाजार की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करती है। सही बात है, ये प्रभावित करती है। ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही उद्योग डिसाइड होता है कि कहाँ पर लगेगा। उद्योगों का एक जगह संकुलन समय के साथ हमेशा उनके फैलाव का कारण बनता है। लेकिन समय के साथ फैलाव का कारण बनता है, ठीक है, लेकिन हमेशा उनके फैलाव का कारण बनता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सरकारी प्रोत्साहन उद्योगों को पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, करते ही हैं। बहुत सारे सरकारी प्रोत्साहन हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संगठन है और उनके मुख्यालय बताने हैं। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, जो करता है उससे आशा रहती है। ईयू का है ब्रुसेल्स बेल्जियम। सार्क का काठमांडू नेपाल है। ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया। सही है। ए का आसियान, ए का 4 और बी का 1, सी 3 और डी 2। ठीक है। बहुत से लोग ओपेक के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपेक का ऑस्ट्रिया नहीं है, लेकिन ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में ही है। डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, यह कम टैरिफ या करों के माध्यम से विशेष व्यापारिक रियायतों की अनुमति नहीं देता है। हाँ ठीक है, ये बहुत कम टैक्स लगाने की जो है ये बात नहीं करता है, मतलब बहुत कम टैक्स से किसी को स्पेशल फैसिलिटी देने की बात नहीं करता है। सही है। ये सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियाँ पारदर्शी और अनुमानित हों। सही है, इसी के लिए बना ही है डब्ल्यूटीओ। यह विकासशील देशों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करता है। सही है। विकासशील देशों को बहुत सारी, जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ऐसे करके बहुत सारी सब्सिडी मिलती हैं। ये आपको जब मैं डब्ल्यूटीओ पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI के घटक हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन 2 है स्कूल के औसत और अपेक्षित वर्ष। ये ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी देखी जाती है इसमें, और 3 घटक होते हैं इसके। और तीसरा है यही प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये नहीं होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर HDI का पार्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन 1, 2 और 3 किसमें आ जाएगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर उद्योगों की तुलना में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योगों में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग में अधिक बिजली की खपत होती है, ये बात ठीक है। कारण क्या है, इसमें एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए एल्यूमिनियम निकालने के लिए लगातार अधिक बिजली की ज़रूरत होती है। ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा और मिलान करना है, कौन सी किस देश की है। मैगीनॉट जो रेखा है वो है फ्रांस और जर्मनी की। ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल की, ये है 2000 में खींची गई थी। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये खींची गई है 38वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। और 38वीं एक सेकंड थोड़ा सा मैं लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। 38वीं समानांतर रेखा जो 38वीं समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, और 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लेते हैं। मैगीनॉट A4 2 में है, B2
B2, C3, C3, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देशों और उनके प्रमुख बंदरगाहों का युग्म सम्मिलित करना है। जिबूती, घोवा बेटू। जिबूती का है घोवा बेट, ये मैंने एक बार बहुत पहले कहीं पढ़ा था, तो ये ठीक है। इसको मैंने याद किया था कि जब बूत लगाकर, ताकत लगाकर कोई काम करो तो घोवा बेट है, मतलब ऐसे करके कुछ याद किया था, बहुत ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कुछ तो ट्रिक थी, ऐसे ही उटपटांग थी। इरिट्रिया मसावा बंदरगाह, ये भी ठीक है। इथोपिया मोगादिशु बंदरगाह, ये देखिए इस ऑप्शन को हटाने से ही आपका आंसर आ जाएगा। इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, तो इसका कोई बंदरगाह ही नहीं होगा पहली चीज़, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड गलत हुआ तो आपके सारे ऑप्शन हट गए और डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री बंदरगाह, विवरण बताना बंदरगाह का प्रकार और उनके विवरण। समुद्री बंदरगाह क्या होते हैं, इसमें क्या हो सकता है। समुद्री बंदरगाह समुद्री जहाज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नदी बंदरगाह क्या होंगे, अभी और ऑप्शन देखते हैं। मत्स्य बंदरगाह, ये मछलियों को उतारने और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए क्या आंसर आ रहा है इससे, A3C4, A3C4 दोनों ही ठीक थे ये तो, ठीक है। आगे देखते हैं। शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह होता है माल के भंडारण के लिए सड़क या रेल मार्ग द्वारा समुद्री बंदरगाह से जुड़ा होता है, ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन, तो D2। और नदी बंदरगाह कम गहरे पानी वाले जहाज और नावों के लिए उपयुक्त होता है, तो D2 और B1, D2 B1, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर डी। सूची का मिलान करना है फिर से। घास के मैदान और क्षेत्र, पंपास कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। सवाना, सवाना घास के मैदान अफ्रीका के बहुत फेमस हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। स्टेपी यूरेशिया में, ये चारों ही ऐसे लाइन से सही हैं, तो इसका 39 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक ट्रिक है, SEED, सीड। एस से हो गया सोमालिया है, ई से इथोपिया इरिट्रिया, 2 हो गए। डी से है जिबूती, केन्या नहीं है। आप ऑप्शन 4 हटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 40 का ए। 41 क्वेश्चन है, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह मिस्र के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित स्वेज स्थल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। देखिए यहीं पे गलती करा देते हैं, ये उत्तर पश्चिम भाग लिखा है, जबकि मिस्र ऐसे है, अगर ऐसे तो इस वाले भाग में स्वेज नहर है। ये कौन सा भाग हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। और इन्होंने उत्तर पश्चिम दिया है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ए हटा दो आप, ऑप्शन ए आंसर आ गया। फिर भी हम देख लेते हैं। यह अफ्रीकी महाद्वीप को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है, एकदम सही है, यहीं पे सिनाई प्रायद्वीप है। यह भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित पोर्ट सईद को लाल सागर पर स्थित पोर्ट स्वेज शहर से जोड़ता है, ठीक है। यह स्वेज नहर, इधर है भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर, यहाँ पर है पोर्ट स्वेज और यहाँ पर पोर्ट सईद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि शायद मध्य में, शायद से सईद और मध्य से भूमध्य सागर, शायद मध्य में स्वेज नहर है बस। और दूसरी तरफ आपका स्वेज हो गया लाल सागर में। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियों के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक गतिविधियां आमतौर पर पूंजी प्रधान होती हैं और बड़े पैमाने पर की जाती हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन तो ये तो ठीक है, बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन ये पूंजी प्रधान नहीं होती हैं, ये श्रम प्रधान होती हैं। ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का बिना किसी प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष उपयोग
नहीं, बिना किसी प्रसंस्करण के तो प्राथमिक गतिविधि में होता है, तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चागोस द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति का वर्णन करना है। चागोस जो है वो ऐसे है, इंडिया यहाँ पर पड़ता है चागोस। ठीक है, यहाँ मालदीव, ये मालदीव हो गया, ये लक्षद्वीप वगैरह हो गया, ये चागोस है। ठीक है, तो यह हिंद महासागर में भारत और मॉरिशस के ठीक बीच में स्थित है। ठीक है, इधर ही मॉरिशस है, लेकिन अभी होल्ड करते हैं इसको। यह मलक्का जल डमरू मध्य के स्थित है। गलत है, मलक्का तो इधर आ गया जहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया के पास मलक्का है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। यह स्वेज नहर के निकट स्थित है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर तो यहाँ पड़ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ भी क्या और भी दूर पड़ जाएगा, तो ये गलत हो गया। यह केप ऑफ गुड होप के निकट है। केप ऑफ गुड होप यहाँ पड़ेगा, ये अफ्रीका है, तो यहाँ केप ऑफ गुड होप है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक बिबो क्षेत्र निम्न में से किन देशों के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है? एसेक बिबो क्षेत्र, ये विवाद जो है ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं है। ये गुयाना और वेनेजुएला के बीच में विवाद है। गुयाना का 2/3 पार्ट है ये, जिस पर वेनेजुएला अपना क्लेम करता है। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से दोनों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है अभी गुयाना के कब्जे में, और इस पर जो अपना आधिपत्य दिखाता है वो वेनेजुएला दिखाता है। निम्न में से कौन सा देश खानाबदोश पशुचारण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? खानाबदोश लोग वहाँ ही होते हैं जहाँ पे खेती कम होती है और उत्पादकता कम होती है, तो ये ऐसा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखीय वर्षावन तो होगा नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी नहीं है, ये वाला क्षेत्र है। या आप बचपन में बहुत सी बुक्स में पढ़ेंगे, उसमें रहता है कि रेगिस्तान में लोग जो है खानाबदोश जीवन जीते हैं, तो वो यही है। गुफाओं के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्टेलेक्टाइट, ये भूमिगत जल से बनने वाली शिलाकृतियों की बात हो रही है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ, ये तीनों भूमिगत शिलाकृति से बनते हैं। ऐसे सतह होती है, ये ज़मीन के अंदर का पार्ट है, जब ऊपर से लटकते हुआ बनता है तो इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। तो ये बोल रहा है स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से लटकने वाली संरचनाएं होती हैं जो नीचे की ओर पतली हो जाती हैं। देखिए ऐसे है, ऑप्शन 1 ठीक है। स्टेलेग्माइट होता है गुफा से फर्श की ओर, ये गुफा हो गई, यहाँ नीचे से ऊपर फर्श की ओर की तरफ बढ़ने वाली जो टपकते पानी के निक्षेपण से बनती हैं। ठीक है, और स्तंभ क्या होता है? जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बढ़कर आपस में मिल जाते हैं तो स्तंभ बनते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉडजुलाइजेशन और लैटराइजेशन के संबंध में बताना है, कथनों पर विचार करना है। पॉडजुलाइजेशन क्या होता है? ठंडे और आर्द्र क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और इससे ऊपरी मृदा परतों से खनिजों का अपक्षालन, लीचिंग हो जाती है। ये ऑप्शन ठीक है एकदम। जो पॉडजुलाइजेशन है और लैटराइजेशन है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉडजुलाइजेशन ठंडे क्षेत्र में होता है और लैटराइजेशन जो है वो, जहाँ पर आप याद रखेंगे लैटराइजेशन को लू से याद रखेंगे कि जहाँ लू लगती है मतलब गर्मी होती है, तो ये गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है। इससे मृदा में लोहा और एल्युमिनियम का संचय होता है। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, सी। 48 का है, कौन सा शब्द एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कृषि प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के साथ उसकी अंतःक्रियाएं शामिल हैं? ये आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कार्यात्मक भूमिका की बात होती है, तो कार्यात्मक भूमिका हमेशा पारिस्थितिकी निकेत की बात करता है, और ये हर प्रजाति की अलग होती है। ये एक जैसे आवास है, वो एक ही आवास कई प्रजातियों के हो सकते हैं। एग्जाम्पल जंगल है, जंगल में शेर भी रह रहा है, हाथी भी रह रहा है और भालू भी रह रहा है। ठीक है, और लोमड़ी भी रह रही है, लेकिन जो पारिस्थितिकी निकेत होता है वो लोमड़ी का अलग होता है। जो कार्यात्मक भूमिका है उसकी बात हो रही है, इसी को पारिस्थितिकी निकेत बोलते हैं। ये लोमड़ी का अलग होता है, शेर का अलग होता है,
हाथी का अलग होता है और चीता का अलग होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्षा की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवहनीय वर्षा तब होती है जब सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठती है, फैलती है और संघनित होती है। ये ठीक है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे होती है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? ऐसे ही कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पानी गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर उठ गया और संघनित होकर के वर्षा हो गई। डेली होती है वहाँ पे, वो उसकी वर्षा का यही कारण ही है, क्योंकि वहाँ पे सूर्यातप बहुत ज़्यादा होता है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नम हवा किसी पर्वतीय अवरोध के ऊपर उठती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है और वर्षा होती है। जैसे भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो ऐसे ही पर्वतीय वर्षा होती है, आती है। तो पहले ये पश्चिमी घाट है, यहाँ टकराती है, ठीक है, इससे वर्षा हुई। फिर आती है यहाँ हिमालय है, हिमालय से आकर के हवाएं टकराती हैं, तो इनमें वर्षा होती है। इधर के भी आती टकराती हैं तो वर्षा होती है। और यही कारण है कि यहाँ पे मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जब टकराती है तो यहाँ पे चेरापूंजी और मासिनराम, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वो पर्वतीय वर्षा है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए तापमान पर हवा में अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता की तुलना में उसमें मौजूद वास्तविक नमी का प्रतिशत बताना है। मतलब समझ पाए आप क्वेश्चन? एक है तुलना की बात हो रही है। जब भी तुलना वर्ड आता है ना तो वो हमेशा सापेक्ष हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जिसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नमी धारण करने की क्षमता है वास्तविक 100%, ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता, ठीक है। दूसरा है उसमें मौजूद वास्तविक नमी, और वास्तविक नमी है मान लीजिए 40%, तो सापेक्ष आर्द्रता हो गई 40%, ठीक है। जबकि वास्तविक कितना होनी चाहिए थी? 100, ठीक है। तो 100 की तुलना में जो 40 आई है ये हो गई सापेक्ष आर्द्रता। और केवल 40 की बात करें तो ये हो जाएगी निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस और लगभग वायुमंडलीय जीवन काल। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे कम जो जीवन काल है इन सब में वो है मीथेन का 12 साल, ठीक है, मीथेन का 12 साल। नेक्स्ट है इसका सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है 1000 साल से भी ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का 109 साल है। और CFC जो कि अब ख़त्म हो गई है, इसका उत्सर्जन अब नहीं होता है, ये है 102 साल। अब मिला लेंगे आंसर। A2 के 2 ऑप्शन बच गए, इन दोनों को हटा देंगे। B3 A2 B3